बायो सावर्ट का नियम हमें यह बताता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है और इसकी दिशा कहां होती है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज उमाले और आप सभी का स्वागत है फ्यूके एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, 12th की फिजिक्स। और 12th की फिजिक्स का आज ये नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है गतिक आवेश और चुंबकत्व। तो अभी हम और टाइम ना लेते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो ये इसकी छोटी सी भूमिका हम यहां देख सकते हैं कि विद्युत आवेश के स्थिर रहने पर वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, परंतु जब विद्युत आवेश गति करता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इस अध्याय में हम गतिमान आवेश, चुंबकीय बल तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियमों का अध्ययन करेंगे। ये तीन बातों के बारे में हम बहुत ध्यान से डीपली समझते चलेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्स्टेड के एक एक्सपेरिमेंट की। ऑर्स्टेड 1820 में डेनमार्क का जो वैज्ञानिक था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, उसने ये खोज की थी। और उसने खोज में क्या देखा कि विद्युत धारा वहन करने वाले चालक माना करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये इसने प्रयोग में देखा। कैसे, क्या प्रयोग था उसका, वो हम इस चीज को इससे पहले मैं यहां आपको समझाता हूं। ऑर्स्टेड एक वैज्ञानिक था, तो उसके एक्सपेरिमेंट्स दिन रात चलते ही रहते थे। वो कुछ ना कुछ करते ही रहता था। और हमने ऐसा आज तक देखते आए, सुनते आए हैं कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी इन्वेंशंस हुई है उसके पीछे कोई ना कोई कोइंसिडेंट था। तो यहां पे भी एक कोइंसिडेंस हुआ। एक टेबल था और उस टेबल पे कुछ सामान रखा हुआ था और ऑर्स्टेड अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वैज्ञानिक थे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट वो करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक टेबल के ऊपर उन्होंने एक तार रखा हुआ था। मान लो ये एक तार है और उस तार में इन्होंने बैटरी लगाई हुई थी, जिसके कारण इस तार में एक धारा प्रवाहित हो रही थी। एक्सपेरिमेंट था, यहां पे ये बैटरी लगी हुई है और वो कुछ देख रहे थे, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो उसने तार में जो बैटरी लगाई थी जिसके कारण यहां धारा प्रवाहित हो रही थी, और पास में ही इस टेबल के ऊपर साइड में एक कंपास रखा हुआ था। कंपास आपने देखा होगा, दिशा सूचक, जिसके अंदर जो हमेशा नॉर्थ साउथ की ओर होता है, जैसे जैसे जिस जिस दिशा में जाता है वो रिफ्लेक्शन देता है। तो यहां पे क्या हुआ, जो कंपास रखा हुआ था और जैसे ही ये बैटरी से इस तार में करंट फ्लो होना शुरू हुई, तो उसके नजर गई ऑर्स्टेड की कि यहां साइड में जो ये कंपास रखा हुआ है उसकी सुई में विक्षेप होने लगा, माना कि वो सुई टेढ़ी होने लगी। तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे, क्योंकि ये जो सुई होती है चुंबकीय क्षेत्र में ही अपनी दिशा को यहां वहां करती है। लेकिन यहां तो ऐसा कोई चुंबक रखा हुआ नहीं था, यहां तो बस एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, एक बैटरी थी, एक वायर था जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था और पास में एक कंपास रखा हुआ था। तो जैसे ही उसने ये देखा कि सुई में चेंज आ रहा है, वहीं से ये चीज धीरे धीरे आगे की ओर समझ में आई कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा होता है। उसने और एक चीज क्या करके देखी कि जब उसने देखा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, मान लो यहां पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव था, तो यहां पे जो ये कंपास रखा हुआ था इसकी सुई इस तरफ विक्षेपित हो रही थी, ऐसे हो रही थी थोड़ा। और जैसे उसने इसको चेंज किया, यहां पे इसको पॉजिटिव किया और इसको नेगेटिव किया, तो ये जो डिफ्लेक्शन था ये भी चेंज हो गया।
ये जो डिफ्लेक्शन अभी इस डायरेक्शन में हो रहा था, ये सुई इस तरफ विक्षेपित होने लगी। इसका मतलब बैटरी के टर्मिनल चेंज करने पे यहां पे भी फर्क आने लगा था। तो यहां से ऑर्स्टेड को कई सारी चीजें दिमाग में आई और उसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो इसमें सारी इसके एक्सपेरिमेंट में कुछ चीजें क्या हुई, जब इसने इसके आगे इसको लेकर के गया तो ये देखा कि एक सीधा चालक तार, एक स्ट्रेट वायर लिया और उसे बैटरी से जोड़ा गया, जो मैं आपको बता रहा था, ताकि उसमें धारा प्रवाहित की जा सके। तार के नीचे एक चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी गई। मान लो जैसे ये आपका कंपास है, ठीक है, ये कंपास की सुई, और इसके नीचे, इसके ऊपर सॉरी, उसने क्या रखा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को। ये एक ऐसा वायर रखा जिसके अंदर से क्या बह रही थी, आई धारा, और ये कहीं बैटरी से कनेक्टेड था। ठीक है, इस तरीके से उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। जब धारा प्रवाहित की गई तो देखा गया कि सुई अपनी मूल उत्तर दक्षिण दिशा से मुड़ गई है, माना विक्षेपित होने लगी। अगर आप कंपास देखो, दिशा सूचक को देखो, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें जो सुई होती है वो कैसे विक्षेपित होती है, जैसे ही उसके पास में अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए। जब धारा की दिशा उल्टी की गई तो सुई का झुकाव भी उल्टी दिशा में हुआ, माना बैटरी के टर्मिनल को बदल दिया तो धारा की जो दिशा है वो बदल गई। अगर ये अभी इस दिशा में जा रही है करंट, सॉरी, अगर करंट अभी इस दिशा में जा रही है ऐसे, तो जब बैटरी के टर्मिनल चेंज किए गए, बैटरी के टर्मिनल जब चेंज किए गए तो जो करंट की दिशा थी वो भी बदल गई, वो भी बदल गई। तो करंट की दिशा बदली और साथ में ये जो सूचक है, दिशा सूचक, इसकी सॉरी सुई की जो दिशा थी विक्षेपित होने की वो भी बदल गई। ठीक है, ये ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा। इसके बाद इससे ये स्पष्ट हुआ कि धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, जो आवेश गति कर रहे हैं, करंट माना क्या होता है, आवेशों का गति करना, तो आवेश गति करने के कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र ही सुई पर चुंबकीय बल लगाता है, जिससे वह मुड़ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा था, उस सुई पे बल लगा रहा था, जिससे वो विक्षेपित हो रही थी। इसका महत्व आगे जाके कैसे कैसे काम में आया, इस प्रयोग से पता चला कि विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय प्रभाव में बदला जा सकता है। आगे तो बहुत सारे आप फेराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आप पूरा जो उसके थ्योरीज पढ़ोगे तो कंसेप्ट्स देखोगे, उसमें भी यही चीज आती है। फिर इसी सिद्धांत पर बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेट, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर आदि बने, है ना। जो मैं बता रहा था ना आपको, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इन सब जगह फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियमों को फॉलो किया जाता है। वो कभी हम आगे जाकर के उसको देखेंगे। तो ऑर्स्टेड के प्रयोग से ये चीज तो पता चली। अब इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट होते गए, किस तरीके से हुए, वो सारी चीजों को हम देखेंगे। यहां पे अब ये आ रहा है कि चुंबकीय बल क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि एक आवेशित कण Q वेग v से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। यदि कोई आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, और उस चुंबकीय बल का जो वैल्यू है वो होती है F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। बता रहा हूं, बल की दिशा राइट हैंड रूल से ज्ञात की जाती है, वो मैं आगे बताऊंगा। बल हमेशा V और B दोनों के लंबवत होता है, माना वेग और जो आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत होगा हमेशा बल, ये हमें ध्यान रखना है।
चुंबकीय बल से कण की गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है, केवल दिशा बदलती है। उसकी स्पीड में उसमें फर्क नहीं आएगा, वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, लेकिन जो उसकी दिशा है वो दिशा बदल जाएगी। देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। देखो ये है, इस तरफ में हम ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र लग रहा है। और हाँ इसको, सॉरी, इसको हम थोड़ा चेंज करें। और ये हो गया आपका, ये बी हो गया, ये आपका चार्ज, आपका चार्ज है यहां पे क्यू, ठीक है। विद्युत क्षेत्र है इस तरफ, ठीक है। और ये किस ओर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ये हो गया इसका वी वेक्टर, ये हो गया वी, ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया चार्ज। इन दोनों के बीच बनने वाला कोण हो गया थीटा। माना कोई चार्ज है जो v वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी, ये चार्ज इस ओर जा रहा है, तो वेलोसिटी और आपके चुंबकीय क्षेत्र v और b के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम कहेंगे थीटा। और नेचुरली जब ये आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में से गुजर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आवेश के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, कुछ बल लगेगा। उस बल को ही हम कहते हैं चुंबकीय बल, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो अभी हम वहां देख रहे थे, एफ बी। ये बी नीचे लिख सकते हैं, बी माना आपका चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि ये बल किसके कारण लग रहा है, ये बल लग रहा है आपके चुंबकीय क्षेत्र के कारण। क्या है ये, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला ये बल है एफ तो ये किस किस पे डिपेंड करेगा, आपका जो चुंबकीय बल है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वो किस किस पे डिपेंड करेगा, वो आवेश कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, माना वो उसके अनुक्रमानुपाती होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना है उस पे डिपेंड करेगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो साइन थीटा लिख रहा हूं मैं यहां, इस पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ में चार्ज की वेलोसिटी कितनी है, वेग कितना है, उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। साथ ही साथ में और किस पे डिपेंड करेगा ये, कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र कितना लग रहा है उसकी तीव्रता पर भी वो डिपेंड करेगा। तो ये हो गया आपका बी। बी क्या है यहां पे, आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना है वो है। तो अब अगर इसको मैं इन जनरल लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगा, एफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर इसको मुझे चेंज करना है यहाँ पे अनुक्रमानुपाती को, तो मैं इसकी जगह कांस्टेंट लगा दूंगा के, ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। और के जो है के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1। तो हमारा फोर्स कितना आ गया, ये हो गया एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा।
ये आ गया हमारा चुंबकीय बल। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां मैं कर दे रहा हूं, और हम इसको लिख सकते हैं एफ बी बराबर, क्योंकि v और b दोनों वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स को v b साइन थीटा को लिखने का एक तरीका हो जाएगा कि q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, और इसको हम अगर ओपन कर देते तो v b साइन थीटा ऐसे लिख देंगे, और नहीं तो फिर हम v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ऐसे करके इसको लिखेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका चुंबकीय बल। ठीक है, अच्छा चुंबकीय बल, तो इस बल की दिशा कैसे डिफाइन करोगे आप, बल की दिशा कैसे बताओगे, तो आपको ये देखना है हम किस किस ओर से किस ओर जा रहे हैं। ठीक है, किस ओर से किस ओर जा रहे हैं, तो हम अगर V से B की ओर जा रहे हैं, ये V है और ये B है, तो इस हाथ को ऐसे ले लें हम, ये राइट हैंड को, और हम देखेंगे कि किस ओर जा रहे हैं हम, V से B की ओर, इसके हिसाब से V से B की ओर, तो V से B की ओर, तो आप उंगलियां सारी कर दो V की ओर, उंगलियां सारी आपकी V की ओर, और अब आप इसको कहां लेके जाओगे, B की ओर, B की ओर, ये, तो जो चुंबकीय बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी, अंगूठा, या अंगूठे की डायरेक्शन जहां जा रही है वो उस दिशा में आपका चुंबकीय बल लगेगा। जैसे इस केस में V से B की ओर आ रहे हो आप, V से B की ओर, तो बल लगेगा अंदर की ओर, बल लगेगा अंदर की ओर। तो अगर हम अंदर की ओर लग रहा है बल, तो बल की दिशा को बताने के लिए हम ये साइन यूज कर लेते हैं, क्रॉस। बल ही नहीं, माना आप ये समझो अगर किसी की भी दिशा अगर हम अंदर की ओर बता रहे हैं, पीछे की ओर बता रहे हैं, अंदर की ओर बता रहे हैं, तो उससे आप समझ जाओ कि हम उसमें क्रॉस का यूज कर लेते हैं। और अगर बल बाहर की ओर है, मान लो यहां B क्रॉस B होता, ठीक है, तो पहले B क्रॉस B, तो आप हाथ को ऐसे रखते, अब ऐसे तो नहीं रखोगे, ऐसे ही रखोगे, राइट हैंड लेकर के चलना है, तो अब आप ऐसे हाथ को रख के B से V की ओर चलोगे, B V B V B V, तो जो थंब की डायरेक्शन होती है आपकी, वो डायरेक्शन आपके चुंबकीय बल की डायरेक्शन रहेगी। तो इस केस में अगर B से V की ओर जा रहे हैं तो डायरेक्शन होगी बाहर की ओर, तो बल बाहर की ओर क्या होगा, अगर हमें किसी चीज को बाहर की ओर बताना है तो हम उसे डॉट से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर अंदर की ओर बताना है तो, क्योंकि यहाँ 2D है ना, मैं आपको इतना 3D में नहीं दिखा सकता, अंदर की ओर बताना है तो क्रॉस, और बाहर की ओर बताना है तो डॉट का प्रयोग हम करते हैं। तो क्रॉस माना अंदर की ओर, डॉट माना बाहर की ओर, ये सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को, क्रॉस और डॉट। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ चुंबकीय बल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी की भी दिशा अगर अंदर की ओर दिखा रहे हैं हम तो उसे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चुंबकीय बल। हाँ, यदि थीटा 0 हो, ठीक है, थीटा 0 हो, एफ बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, इसका मतलब आपका ये बल कितना हो जाएगा, अगर V और B के बीच में 0 एंगल का थीटा, माना दोनों क्या है, 0 एंगल माना, समझ गए, 0 एंगल माना वो ऐसे होगा कि आपके चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही है, और आपके जो वेग है, जो आवेश है, उसका वेग की डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर सेम है तो समानांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, बल यहाँ पे 0 हो जाएगा। समानांतर में बल नहीं लगता है, पैरेलल में बल नहीं लगेगा, है ना। दूसरा, यदि थीटा 180 डिग्री हो तो क्यू वी बी साइन 180, तो साइन 180 भी क्या होता है, साइन 180 भी 0 हो जाएगा। तो यहां पे भी बल क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा आपका 0। माना कैसे हो रही है, यहां पे आप देखो, ये हो गया आपका B, ये आपका चार्ज Q, और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, 180 डिग्री है नहीं,
ये 180 डिग्री है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर और आपका चार्ज जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी प्रति समांतर की स्थिति है ये। तो इस स्थिति में भी कितना होगा बल? शून्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों कंडीशन में शून्य है, यदि समानांतर है तो भी शून्य है, यदि प्रति समानांतर है तो भी शून्य है। अब यदि थीटा 90 डिग्री हो, तो थीटा 90 डिग्री हो तो कितना होगा? क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 क्या होता है? 1। तो साइन 90 1 है, तो फोर्स कितना आएगा आपका? क्यू वी बी। ये वो कंडीशन है जब आपको मैक्सिमम चुंबकीय बल प्राप्त होता है, जब V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तब आपको मैक्सिमम चुंबकीय बल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस है। अच्छा, इस केस में क्या है, ये डायग्राम भी बना लो। ये है 90 डिग्री, तो ये आपका V हो गया, ये आपका B हो गया। इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो इस कंडीशन में आपका जो फोर्स है वो फोर्स मैक्सिमम आपको मिलेगा। ठीक है, चुंबकीय बल की विशेषताएं वही जो मैंने आपको बताया। बल शून्य होगा यदि V और B दोनों समानांतर होंगे। बल अधिकतम होगा जब V लंबवत होगा B के। बल का परिमाण ये जो हमने देखा QVB साइन थीटा, जहां थीटा बराबर V और B के बीच का कोण है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बहुत सारा, उसमें आवेश की गति कैसे होती है, ये चीज को अभी हम समझते हैं। तो पहले ये पढ़ो, फिर उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। यदि कोई आवेशित कण, कोई चार्ज समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल उसे वृत्तीय पथ में घुमाता है, उसे वृत्तीय पथ में घुमाता है। समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेशित कण आता है, तो ये क्या करता है, चुंबकीय बल जो उस पर लग रहा है वो उसको वृत्तीय गति में, सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। कैसे, इसको छोड़ दो, अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं, फिर उसमें आपको समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले समान चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। समान चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है? ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है आपका? ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्रॉस क्या है? ये क्रॉस क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्रॉस दिशा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा पीछे की ओर है, जैसे ये है, ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है पीछे की ओर। तो ये क्रॉस बता रहे हैं कि आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है। दिख रहा है, ये पेन है लेकिन ये ऐसे है। ठीक है, तो इस ओर अंदर की ओर आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब इसमें यह कहा गया कि एक आवेशित कण है जो v वेग से गति कर रहा है। एक आवेशित कण है जो v वेग से गति कर रहा है, तो मैं उसको यहां पे दिखाता हूं। ये एक आवेशित कण है जो, नहीं यहां नहीं, थोड़ा मुझे बड़े इसकी जरूरत पड़ेगी। थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूं क्योंकि सर्कल बनाना है।
ठीक है। एक आवेशित कण जो v वेलोसिटी से ये कण जा रहा है इस ओर, ठीक है, v वेलोसिटी से इस ओर जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, पीछे की ओर, ठीक है। v इस तरफ है और आपका जो b है चुंबकीय क्षेत्र वो पीछे की ओर है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों कैसे हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। जैसे ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की है और इस दिशा में आपका, ये देख लो ऐसे, ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की है और इस दिशा में आपका चार्ज मूव कर रहा है। तो मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इनके ऊपर बल किस ओर लगेगा, ये आवेशित कण हो गया, कैसे मूव करेगा ये, आप इस हाथ को देख लो, ठीक है। आप ये देखो कि जो आपका चार्ज है वो इस ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका आवेशित कण है वो आगे की ओर जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र पीछे की ओर है। तो बल किस दिशा में लगेगा, बल दोनों के लंबवत लगता है, ये हम जानते हैं। आप इस राइट हैंड को आप ले लो, आप ये देखो, अगर ये अंगूठा आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है और ये जो फिंगर्स है, ये उंगलियां आपकी वी को बता रही है, वी की दिशा को, तो किस ओर आपका ये होगा। तो आप देखो, अगर मान लो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस ओर जा रहा है, ये उंगलियां आपके चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही अंदर की ओर और ये अंगूठा दिखा रहा है आपके वेग को दिखा रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र को अंदर की ओर। तो आपका बल क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर, माना बल लगेगा आपकी पाम पे, पाम के डायरेक्शन में, तो ऐसे माना ऊपर की ओर। तो इस आवेश पे बल कहां लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। देखो फिर से, ये आपका राइट हैंड लो, उंगलियां आपके चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, अंगूठा आपके वेग को बता रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस ओर है, वेग इस ओर है, तो जो बल लगेगा वो लगेगा ऊपर की ओर। तो ये चार्ज कहां मूव हो जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है। तो बल लग रहा है ऊपर की ओर, ये चार्ज मूव हो जाएगा, यहां पे बल किस ओर लग रहा है, बल लग रहा है ऊपर की ओर। तो ये चार्ज कहां मूव हो जाएगा, ये चार्ज मूव हो गया कुछ यहां, मान लो, ये आ गया आपका चार्ज, ठीक है। और अब इसकी वेलोसिटी किस ओर है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, ठीक है, ये नीचे से थोड़ा ऊपर आ गया है। तो अब इस कंडीशन में इस पे बल कहां लगेगा, बल देखो, अब ये तो इसी ओर है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इसी ओर है, अंगूठा थोड़ा टेढ़ा इस ओर है, तो बल लगेगा इस डायरेक्शन में, बल लगेगा इस डायरेक्शन में, तो बल लगेगा इस डायरेक्शन में, दोनों के लंबवत। ये आपका वी वेक्टर है, ठीक है। तो बल लगेगा आपका इस ओर, बल किस ओर लगेगा, इस ओर। अगर आप ध्यान से देखो, अब इसके बाद फिर से ये चार्ज, इस पे जो बल लगा ऊपर की ओर, तो ये कुछ इस तरफ जाके खड़ा हो जाएगा, यहां पे, और इसका जो वेग है वो वेग की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी फिर से, और इसका जो बल है वो किस ओर लग रहा होगा, अंदर की ओर, कुछ ऐसे। अभी माना आप ये समझो, ये जो चार्ज है इस पे जो बल लग रहा है, इसलिए आप देखो ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा, एक वृत्ताकार पथ में ये गति करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है। जैसे जैसे इस पे बल लग रहा है तो डायरेक्शन इसकी बदल रही है, और डायरेक्शन किस ओर लग रही है, तो केंद्र की ओर लग रही है, केंद्र की ओर। और अगर देखूं मैं, तो मैं यहाँ एक सर्कल बना सकता हूं कि सर्कल में वो क्या करेगा, अपना मूवमेंट करेगा।
एक सर्कल में वो मूवमेंट करेगा। ये मेरा थोड़ा गड़बड़ है, आप इसको ठीक है, मान लो ये, तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका सेंटर। तो अब इसी पाथ में वो घूमते रहेगा। मान लो वो चार्ज यहां आया, ठीक है, तो उस पे ये वेग इस तरफ लग रहा होगा, फिर यहां पे आएगा तो उस पे जो वेग है वो इस ओर लग रहा होगा, फिर वो यहां आएगा तो उस पे वेग इस ओर लग रहा होगा। माना ये घूम फिर के कहा आ जाएगा चार्ज, ऐसे। तो यहां बीच में इसका जो सभी का बल है, वो चुंबकीय बल किस ओर लग रहा है, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। ये देखो, ये इसको थोड़ा सही कर देते, यहां पे था, ये भी केंद्र की ओर लगेगा, केंद्र की ओर। ये चार्ज था आपका Q। तो ऐसे ये सर्कुलर पाथ में चलेगा। मैं फिर से बताया, तो हमने क्या किया, एक चार्ज लिया जो एक इस चुंबकीय क्षेत्र में था, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर था, चार्ज यहां था जो v वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा था, v वेलोसिटी इस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। तो इस चार्ज के ऊपर जो बल लगा वो राइट हैंड रूल से ऊपर की ओर लगा, जिसके कारण ये चार्ज ऊपर शिफ्ट हो गया। अब इस चार्ज के ऊपर इसकी वेलोसिटी इस ओर जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो वेलोसिटी इस ओर और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ये दोनों 90 डिग्री है। तो जो बल लगेगा वो किस ओर लगेगा, वो ऐसे दोनों के परपेंडिकुलर। फिर सेम सिचुएशन यहाँ पे, फिर सेम सिचुएशन यहाँ, 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 और सभी तरफ से केंद्र की ओर बल लगते हुए हमें दिखाई देगा। तो ऐसे करके जो आपका चार्ज है वो एक वृत्ताकार पथ में गति करता है। इसलिए इसमें बोला कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, आपका जो आवेश है वो वृत्ताकार पथ में गति करता है। तो आपने इससे पहले भी 11th में पढ़ा होगा कि एक सेंटर पे, जो एक सर्कल के सेंटर पे अभिकेंद्रीय बल काम करता है। अभिकेंद्रीय बल आप देखना उसको, 11th में ये चीज है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, और इसकी वैल्यू होती है mv²/r। ठीक है, ये अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू होती है। या पहले देख लेना, पुराना फॉर्मूला है। यहां पे आप देखोगे, यहां कौन सा बल लग रहा है, चुंबकीय बल। इन चार्जेस के ऊपर कौन सा लग रहा है, चुंबकीय बल, जो इसको सेंटर की ओर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये एक वृत्ताकार पथ में घूमने लग गया है। मतलब जो अभिकेंद्रीय बल है वो यहाँ किसके बराबर आ रहा है, आपके चुंबकीय बल के बराबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक चुंबकीय क्षेत्र लिया, उसमें एक आवेश लिया जो वृत्ताकार पथ में गति करने लगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो अभी हम इसकी मदद से पहले निकालते हैं कि वेग कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी। तो जैसा मैंने बताया, अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, mv²/r। तो यहां पे हम लेंगे हमारा जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल वो किसके बराबर होगा, वो हमारे चुंबकीय बल के बराबर होगा। ठीक है, इससे पहले हमने चुंबकीय बल देखा, अब मैं इसको ना नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं। अच्छा नहीं, ठीक है, यही करते हैं। अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा, तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है mv²/r। और हमारा चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल जब थीटा 90 डिग्री है, इसमें थीटा 90 डिग्री है, QVB साइन थीटा, साइन थीटा होता है
यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल। तो साइन थीटा, थीटा बराबर से 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे हमें मैक्सिमम मिलता है जो हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्यू वी बी। ठीक है, अब यहां एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां एक वी से एक वी कैंसिल हो गया, तो हमें वी क्या मिल गया, वी मिल गया आपको क्यू बी आर अपॉन एम। ये क्या मिल गया हमको, वी। हम बात कर रहे थे ना इसमें कि समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, ठीक है, तो उसमें हमें v कितना मिल गया, v बराबर से क्यू बी आर अपॉन एम। ठीक है, r यहां रेडियस हो जाएगा इस सर्कल का, b यहां चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, m यहां पे मास हो जाएगा आवेश का, और ये q माना आवेश। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें आवर्तकाल, टाइम, टाइम पीरियड कितना हुआ, माना एक आवेश को एक चक्र पूरा करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो वो यहां पे हम देखते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला ले सकते हैं, बहुत इजी है। हम लोग देखते हैं कि चाल बराबरी से दूरी बटा समय, चाल बराबरी से दूरी बटा समय। तो समय माना आपका हो गया, चाल क्या हो गई आपकी v, दूरी, दूरी कितनी हो रही है आप बताओ। हम ये देख रहे हैं कि एक चक्र पूरा करने में आवेश को कितना टाइम लग रहा है। तो ये पूरा चक्र माना इस परिधि को पूरा करने में, सर्कल है, सर्कल की जो परिधि है इसको पूरा करने में दूरी कितनी तय हो रही है, तो 2 पाई आर। ठीक है, टाइम होगा कैपिटल टी, और किस वेलोसिटी से जा रहा है वो आपकी चाल हो गई। तो चाल यहां हमारी आ गई है, v बराबर से क्यू बी आर अपॉन एम, और दूरी हमारी हो जाएगी 2 पाई आर बटे समय क्या हो जाएगा t। देन t विल बी इक्वल टू, t को इधर के कर लेते हैं, 2 पाई r। v क्या है आपका, आप देख लो, v है क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम। तो r से r कैंसिल हो गया यहां पे, तो आपका आवर्तकाल कितना आया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये हो गया आपका आवर्तकाल, एक चक्र को लगाने में लगा। से यहां लिख भी दे रहा हूं मैं, आवेश को, आवेश को एक चक्कर लगाने में लगा समय। ये क्या है, आवेश को एक चक्कर लगाने में लगा समय, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, आवृत्ति पहले भी हमने बात की है कभी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने चक्र रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड में रिपीट होने वाले चक्करों की संख्या, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ चक्कर्स रिपीट हो रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/t। तो हम जानते हैं 1/t, तो t क्या है हमारा, t है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो क्यू बी ऊपर चला गया, तो यहां क्या आ गया, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब कोणीय वेग, कोणीय वेग समझ रहे हो, क्योंकि वृत्ताकार गति हो रही है। लीनियर की हो बात तो हम वेग कहेंगे, और अगर सर्कुलर में हो रहा है तो हम बात करेंगे कोणीय वेग, क्योंकि एक एंगल के ऊपर वेलोसिटी भी आप देखोगे, आपको दिखेगी कि धीरे 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 कैसे वो पाथ किस तरीके से कोण लेकर के वो एक चक्र को पूरा कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, डेल थीटा
अपॉन टी। तो कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है? कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है आप देखो, ये पूरा सर्कल कोण के इसमें देखोगे तो कितना होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री के पूरे रास्ते को इसने कवर किया। 360 डिग्री माना 2 पाई, पाई माना 180 डिग्री और 2 पाई मतलब 360 डिग्री। क्या होता है पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो एक सर्कल को कंप्लीट करना माना 360 डिग्री का पूरा चक्कर लगा लेना। तो डेल थीटा हो गया आपका 2 पाई और टी क्या है आपका, टी हमने अभी निकाला था, टी है आपका 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये ऊपर चला गया, 2 से 2 पाई से पाई कट गया, तो क्या आ गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी आ गई आपकी क्यू बी अपॉन एम। यह आ गया आपका कोणीय वेग का फॉर्मूला। तो हमने इसमें देखा था जब एक आवेश समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो ठीक है ऐसे किया। अब जो सेकंड पॉइंट है, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से थीटा कोण से प्रवेश करता है। अभी तो वो सीधे जा रहा था, लेकिन अभी वो कैसे जाएगा, एक एंगल के ऊपर, एक थीटा के ऊपर। तो अभी हम उसके डायग्राम के साथ इसको देखते हैं। मान लीजिए कोई आवेशित कण वेग v के साथ किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और उसके वेग की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच थीटा कोण बना हुआ है, तब उस पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा। देखते हैं हम इसको, यहां बनाते हैं इसका। ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका V, ये है आपका B चुंबकीय क्षेत्र, ये है आपका V वेलोसिटी, ये है आपका चार्ज Q और ये है एंगल थीटा। ठीक है, इस तरीके की बात है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र और आपका जो वेलोसिटी है दोनों के बीच में कितना एंगल रहेगा, थीटा का एंगल रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पे हमें निकालना है कि भाई कितना चुंबकीय क्षेत्र, कितना चुंबकीय बल लगेगा और कितना चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये हम इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें जैसे पॉइंट्स हमने पहले निकाले थे वैसे इसमें भी हमें निकालना है, आवर्तकाल निकालेंगे, सारी चीजें निकालेंगे। तो किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले तो आप देखो जब इस तरीके से होगा, ठीक है, जब एक थीटा एंगल पे आपका जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, तो अभी हम वेलोसिटी के दो घटक निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दो घटक निकाल लेंगे वेलोसिटी के। तो घटक आपको पता है v cos थीटा और sin थीटा के इसमें हम बनाते हैं। इसका एक घटक ये ले लेते हैं और एक घटक, जो ये घटक हमने निकाले वेलोसिटी के, जो इसके नीचे के साथ है। ठीक है, यहां पे जो बन रही है पैरेलल ही है। ठीक है, ये बी के ऊपर ही आपको दिखेगा। तो ये वाला होता है हमेशा आपका v cos थीटा, ये होगा आपका v cos थीटा और ये घटक होगा आपका v sin थीटा। ठीक है, तो अब जब घटक हम इस तरीके से बना देते हैं, इसके दो घटक हो गए, एक लंबवत वाला और एक हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, तो अब इसमें किस तरीके से मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा।
जब थीटा एंगल से ये एंट्री करता है तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा। कुछ ऐसे फॉर्म में आपका जो आवेश है वो गति करेगा। पहले जब पिछले बार में हमने देखा था, जब एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब चार्ज मूव कर रहा था तो वो एक वृत्ताकार पथ को फॉलो करता था, लेकिन अभी वेलोसिटी और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें थीटा एंगल है। तो इस कारण से क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा आवेश, माना ऐसे 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 पाथ बनाते हुए, गोल गोल घूमते हुए वो ऐसे जाएगा, एक सर्कल पूरा करेगा, फिर इधर आगे जाएगा, फिर पूरा करेगा, ऐसे करते 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 ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो इसमें आपको ये समझना है कि V का कौन सा घटक इसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और V का कौन सा घटक इसको आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से एक घटक इसको घुमा रहा है और वो कौन सा है वो आप समझ सकते हो। देखो V cos थीटा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, इसका घुमाने में कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ रैखिक गति कराएगा, सिर्फ आगे की ओर बढ़ाने के लिए ये काम करेगा, ये समानांतर वाला जो है। लेकिन जो साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके चुंबकीय क्षेत्र के, वो रिस्पॉन्सिबल है इसको गोल घुमाने के लिए, क्योंकि ऊपर की ओर है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबल है इसको गोल घुमाने के लिए, और जो V cos थीटा है वो इसको रैखिक गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, हम देखेंगे यहां पे कि जो V sin थीटा है, या मैं इसको और कह देता हूं V लंबवत, और इसको मैं कह देता हूं V समानांतर। ये समानांतर की डंडी और ये लंबवत, तो हमें थोड़ा इजी होगा। यहां पे V लंबवत किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये V समानांतर ये रिस्पॉन्सिबल है आपका रैखिक गति के लिए। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है वृत्ताकार पथ के लिए और ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी रैखिक गति के लिए। तो रैखिक गति आगे की, अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो आप, ये पिच की, ये जो है मान लो ये पॉइंट है सपोज, ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ये जो दूरी तय करी है इस चार्ज ने यहां से यहां तक की, इसको हम कहते हैं पिच। एक घुमाव से दूसरे घुमाव तक जो दूरी तय की गई है उसे हम कहते हैं पिच। तो यहां हमने देख लिया। अब रैखिक गति के लिए इसका है, तो अभी हम इसको इग्नोर कर देंगे, हम बात करेंगे वृत्ताकार पथ के लिए। तो हम जानते, इससे पहले भी हमने किया था कि वृत्ताकार पथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा चुंबकीय बल। तो जैसे हमने पिछली बार इसमें किया था कि जो हमारा अभिकेंद्रीय बल था, अभिकेंद्रीय बल वो किसके बराबर होगा, यहां पे चुंबकीय बल के बराबर, जैसा हमने इससे पहले किया था बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, ये Q है, तो यहां पे अभिकेंद्रीय बल क्या होगा हमारा m v कौन सा होगा इसमें, v लंबवत, v स्क्वायर अपॉन r बराबर से क्या होगा Q v b। ठीक है, साइन थीटा, तो ये लंबवती है साइन थीटा, तो थीटा यहां क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि हम इससे बात कर रहे हैं अभी,
हमने v cos थीटा को इग्नोर कर दिया है, हम सिर्फ घूमने वाले, जो घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम बस उसी घटक को लेकर के बात कर रहे हैं। v cos थीटा तो रैखिक गति के लिए है, तो हम सिर्फ v sin थीटा को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे v sin थीटा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो ये भी आपका v परपेंडिकुलर है, तो ये v से v कैंसिल हो गया, sin 90 आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे आपका v परपेंडिकुलर आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। देखो सेम वही आया जो इससे पहले आया था, बस इसमें हमने घटक को कर दिया है। अब आवर्तकाल देख लेते हैं हम। सेम आवर्तकाल क्या होता है आपका t, तो जैसे हमने इससे पहले भी फॉर्मूला लगाया था वैसे ही लगा देंगे। क्या होता है आपका चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर से दूरी बटे समय। ये आपका हो गया v परपेंडिकुलर बराबर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस तो वही होगी 2 पाई आर, क्योंकि हम सिर्फ सर्कल की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस है यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन टाइम t। तो t बराबर से क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन v परपेंडिकुलर क्या आया था हमारा, क्यूबी आर अपॉन एम, क्यूबी आर अपॉन एम, क्यूबी आर अपॉन एम। तो यहाँ r से r कैंसल हो गया, तो t क्या आ गया आपका 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये आ गया आपका आवर्तकाल, ठीक है। और इसके बाद है आपका सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। तो आवर्तकाल कितना आया था आपका 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये हो जाएगा आपका क्यू बी बराबर 2 पाई m। ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। सेम वही चीज है जैसा हमने इससे पहले किया था। फिर कोणीय वेग, कोणीय वेग जैसे हमने पहले निकाली थी, तो ये ओमेगा से रिप्रेजेंट होगी और कोणीय विस्थापन डेल थीटा अपॉन टी। तो डेल थीटा कितना होगा आपका 2 पाई, टी क्या है आपका 2 पाई m अपॉन क्यू बी। 2 पाई से 2 पाई कैंसल हो गया, आपको मिल गया क्यू बी अपॉन m। ये आ गया आपका कोणीय वेग, ठीक है। तो देखो सब में सेम है। इससे पहले भी जो हमने किया था, इससे पहले भी जो हमने सारी चीजें निकाली थी, सब सेम है। ये यहाँ देखो ओमेगा क्यू बी अपॉन एम है ना, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आपका आवर्तकाल, और क्यू बी आर अपॉन एम आपका। बस इसमें ये बात हो रही है कि हमने घटकों में डिवाइड कर दिया है इसे, दो घटक, इसमें दो कंपोनेंट्स निकाल लिए इसके, उसमें हमने डिवाइड कर दिया है। बाकी कोई उसमें फर्क नहीं आया। एक चीज बची इसमें जो एक्स्ट्रा है वो है पिच, जो मैं आपको बता रहा था कि एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच की दूरी, पिच। अब वो होगी रेखीय गति से पता चलेगी आपको, क्योंकि उसके लिए v sin थीटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये घटक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये घटक रिस्पॉन्सिबल है cos थीटा वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर ये समझ नहीं आ रहा हो तो मैं इधर लिख दे रहा हूं। ये है आपका v समानांतर, समानांतर के लिए दो डंडियां लगाएंगे जो कि b के साथ समानांतर है, इंटू t। तो v समानांतर मतलब क्या है, v cos थीटा इंटू t क्या हो गया आपका, t क्या था 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये आपका आ जाएगा क्या, v cos थीटा टू पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक है। ये आपका पिच आ जाएगी, इतनी आपकी पिच रहेगी, ठीक है, पिच। तो ये यहां पे हमने क्या चीज देखी थी, हमने इसमें निकाला कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से थीटा कोण से प्रवेश करता है तो क्या क्या चुंबकीय बल रहेगा, फोर्स कितना आएगा,
वो भी हमने सारी चीजें यहाँ पे निकाल ली है ना, कंपेयर किया सारा। ये v है ना, ये y नहीं है, ये v है, v परपेंडिकुलर b, ठीक है, q v b। लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज फोर्स, वो आप देखो यहां पे सिंपल सा है, छोटा सा। जब कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में एक साथ गति कर रहा है, तो उस पर जो बल लगता है उसे लॉरेंज बल कहा जाता है। ठीक है, लॉरेंज बल मतलब जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति कर रहा है, तो दोनों के कारण लगने वाला जो टोटल बल है उसे कहते हैं लॉरेंज बल। मान लो आपका जो, देखो मान लो आपका विद्युत क्षेत्र में आपका जो बल है वो लग रहा है Q इंटू E। ये हमने बहुत पहले देखा हुआ फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है वो Q इंटू E होता है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र में ये होगा, मतलब मैं यहां कर दूं अगर कि विद्युत क्षेत्र माना E कर देता हूं FE, और इसको मैं FB कर देता हूं, तो ये हो जाएगा Q V क्रॉस B, ठीक है, ऐसे हो जाएगा वेक्टर। और लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल होगा आपका, लॉरेंज बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लॉरेंज बल को मान लो F टोटल से कर देते हैं हम, F वेक्टर से कर देते, तो इन दोनों को जोड़ने पे, ये भी से कर दो, इन दोनों को जोड़ने पे हमें जो मिल रहा है FE प्लस FB, तो कितना आ गया QE प्लस QV क्रॉस B। तो यहां से हम Q को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका E प्लस V क्रॉस B, ठीक है, तो यही हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, लॉरेंज बल, दोनों के द्वारा लगने वाला बल। तो यही मैंने यहां पे आपको प्रूफ करके दिखा। इसमें क्या क्या चीज है, F माना कुल लॉरेंज बल, Q बर से कण का आवेश, E आपका विद्युत क्षेत्र है, V वेक्टर आपका कण का वेग, और B वेक्टर आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब हम देखेंगे बायोट सावर्त का नियम। ये नियम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं इसको डिटेल में। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये हमने ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। यह क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चालक से दूरी पर निर्भर करता है। बायोट और सावर्ट ने प्रयोगों द्वारा यह नियम प्रतिपादित किया, जो किसी सूक्ष्म धारा तत्व द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा बताता है। इस थ्योरम को, इस कंसेप्ट को अभी हम एक डायग्राम से समझते हैं। नियम का कथन क्या है, किसी चालक के छोटे से धारा तत्व आईडीएल से किसी बिंदु P पर जो दूरी R पर स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र dB इस प्रकार दिया जाता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कैसे क्या, चलो इसको हम देख लेते हैं अभी। देखो, मान लो एक अनंत लंबाई का तार है,
ये आपका एक अनंत लंबाई का तार है। तो बायोट सावर्ट का कहना था कि ये जो तार है इसमें एक छोटा सा पोर्शन हम ले लेते हैं, छोटा सा भाग ले लेते हैं, जरा सा, ये वाला बहुत छोटा सा, जिसकी लंबाई है dl, और इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी देखा था, करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी तार से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर देती है। तो हमने इस तार का एक छोटा सा हिस्सा लिया, अगर ये L लंबाई का है तो हमने छोटा सा dl लिया, जरा सा एकदम। ये dl लंबाई का जो हिस्सा है, यहां से r दूरी पर एक पॉइंट है, यहां से r दूरी पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि इस dl से ये कितनी दूरी पे है, ये dl से है r दूरी पर, ये dl से कितनी दूरी पे है, तो हम एक लाइन खींच लेते हैं यहां पे, ये यहां से r दूरी पर है। ठीक है, ये r दूरी पर है। r दूरी पर इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि इस तार के इस dl के द्वारा, इतने हिस्से के द्वारा r दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उसको हम लिखेंगे dB वेक्टर से। ठीक है, dB वेक्टर। क्यों? क्योंकि जरा सा है ना, तो जरा सा हिस्सा है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी कितना होगा, वो भी थोड़ा सा होगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें देख लेते हैं कि भाई जो dB है, तो dB कितना होगा और किस किस के बराबर होगा। तो हम देखते हैं ये जो विद्युत, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा। ये इस तार में बहने वाली धारा पर भी डिपेंड करेगा कि कितना ये होगा, ये dl पर भी डिपेंड करेगा कि ये पार्ट, ये कितनी लंबाई का आपने जो हिस्सा लिया है, तो जो dB है वो आपके dl पे भी डिपेंड करेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट पर यहां से लेके यहां तक की दूरी पर भी डिपेंड करेगा, माना r। साथ ही साथ में ये किस पे और के, हाँ, ये इन दोनों के बीच के एंगल, ये जो dl है, dl और साथ में ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जिस दिशा में हमको निकालना है इस पॉइंट तक, ठीक है, तो इन दोनों के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा, माना ये इस एंगल पे भी डिपेंड करेगा। किस किस के बीच का एंगल है, ध्यान से देखना है। ये dl जो छोटा सा हमने पार्ट लिया है उसके, और जिस दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर हम इसको सही से लिखें तो ये हो जाएगा I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और यदि हम इसको अनुक्रमानुपाती को हटा दे तो यहां एक कांस्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहां पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट चुंबक की पारगम्यता है, चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी होती है, म्यू नॉट की जो वैल्यू है, अगर आप 4 पाई को उधर भेज दो तो वो हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 t/a। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल गया, तो ये बायोट सावर्ट का नियम। ठीक है,
फिर से बता रहा हूं, एक अनंत लंबाई का एक बहुत लंबा तार लिया हमने, उस तार का एक छोटा सा पोर्शन लिया जिसको हमने लंबाई दी DL। अगर ये L लंबाई का तार है तो एक छोटा सा पोर्शन DL, और एक उससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु पर P पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने देखा कि कितना एक DL के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, DB, छोटा सा। तो यहाँ पे कितनी दूरी पर है, ये R डिस्टेंस पे है, और जो चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में निकाल रहे हैं उसमें और आपकी DL में कितना एंगल बन रहा है वो है थीटा, और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I। तो जो चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर हमें मिल रहा होगा वो I पे डिपेंड करेगा, DL पे करेगा, R पे करेगा, एंगल पे करेगा। तो इस तरीके से आपका जो बायोट सावर्ट के नियम के अनुसार एक छोटे से पोर्शन के कारण, एक छोटे से हिस्से के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देगा। ठीक है, तो परिमाण के रूप में, मैग्नीट्यूड रूप में जो अभी हमने निकाला, μ0/4π I sin थीटा, जहां थीटा क्या है, आपके DL और आपके R वेक्टर के बीच का एंगल है, R के बीच का और DL के बीच का। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, दाएं हाथ के नियम से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दाएं हाथ का नियम, यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। हालांकि मैंने इसको आपको और इजी वे में बताऊंगा। अच्छा, अब इसके अनुप्रयोग हम देख लेते हैं। ठीक है, बायोट सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग इसका क्या है, वृत्ताकार धारावाहक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अभी हमने जो देखी थी धारा, वो किसमें देखी थी, एक लंबे तार में। ठीक है, अब उस तार को ही हम क्या करेंगे, वृत्ताकार रूप में कर देंगे। अच्छा, ये याद रखना कि ये जो तार है ना, ये तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है तो कहीं बैटरी से कनेक्टेड है, ये बैटरी से कनेक्टेड, तभी इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हम इस तार को क्या कर देंगे, मोड़ करके गोला बना देंगे, और फिर देखेंगे कि उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये एक वृत्ताकार पाथ में मैंने एक तार लिया है जिसमें बैटरी से कनेक्टेड है, और इसमें एक धारा प्रवाहित हो रही है I। ठीक है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, इसका केंद्र बिंदु हम ले लेते हैं यहां पे। तो ये आपकी बैटरी हो गई, इसको भूल जाओ। ये अभी धारा प्रवाहित हो रही इस तार के अंदर। हम देखेंगे कि इस तार के छोटे से पोर्शन, क्योंकि बायोट सावर्ट के ये अनुप्रयोग है, तो जैसे हमने उस तार में एक छोटा सा पोर्शन लिया था उसका DL, मान लो ये L लंबाई का तार है, तो इसका भी हम छोटा सा पार्ट लेंगे DL, और उसके कारण इसके केंद्र पे, ये केंद्र ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन ये केंद्र। ठीक है, तो इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र पड़ रहा है। ठीक है, तो मान लो यहां पे एक DL ले लेते हैं हम, ये छोटा सा। ठीक है, ये DL, बहुत थोड़ा सा पोर्शन हमने उस तार का लिया, और वहां से वहां तक की यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां तक की दूरी है R। ठीक है, और ये आपका
पॉइंट पी है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि इस डीएल के द्वारा, ये डीएल और इनके बीच में एंगल, ये एंगल थीटा और ये पॉइंट पी। अच्छा आप ये सोचो, ये जो मैंने डीएल लिया है, ठीक है, ये डीएल छोटा सा है, बहुत छोटा पोर्शन, उसमें कर्व नहीं आता। कर्व तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट लिया है मैंने उस एल लंबाई के वृत्ताकार जो तार है उसका, बहुत छोटा सा। तो वो बहुत छोटा सा पार्ट अपने आप में तो ऐसे ही होगा ना, एक स्ट्रेट लाइन, जरा सी जो क्या होगी वो स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो सर्कल के केंद्र से अगर आप उस पे ये त्रिज्या देखोगे, अगर इसकी ये जो आर डिस्टेंस है, आर और ये डीएल, अगर इनके बीच का एंगल अगर आप देखोगे ना तो वो 90 डिग्री आएगा। सर्कल में आप कहीं भी भाई अगर ये देखो तो एक तरीके से स्पर्श रेखा होती है ना, जैसे वैसे स्पर्श रेखा है ये एक तरीके से। तो डीएल बहुत छोटा सा पोर्शन जो इसके क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। मान लो ये आर ऐसा है तो ये डीएल ऐसा है, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, इनके बीच में नेचुरली एंगल बनेगा 90। इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, इनके बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। होगा नहीं होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी यहां देख लेते हैं अपन बायो सावर्ट नियम के अनुसार डीबी कितना होता है आपका, डीबी होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर। तो ये आर को ना हम कैपिटल आर लेते हैं, थोड़ा आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्योंकि सेंटर का है ना, तो सेंटर के अंदर की त्रिज्या उसको हम कैपिटल आर से ले लेते हैं, अपॉन एक जनरल, इसमें बात करें हम, अगर जनरल फॉर्मूला लिखे तो वो होता है आर स्क्वायर छोटा। तो यहां पे आप देखो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा तो 90 हो गया, साइन 90 अपॉन आर क्या हो गया आपका, कैपिटल आर स्क्वायर, तो साइन 91 हो गया। तो आपको कितना मिला, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ये मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ इतने से पोर्शन के कारण, इतने से हिस्से के कारण इस पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मिला, लेकिन मुझे तो इस पूरे वृत्ताकार तार के कारण जो इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे मैथमेटिक्स, हम इस डीबी का, ये जो डीबी यहाँ पे आ रहा है आपका इस पॉइंट पे, इस छोटे से हिस्से के कारण इतना हमें पता है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हम इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन माना ही कि जितने भी डीएल है यहाँ, डीएल 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 जो मिल करके एक पूरा सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं, उन सबको जोड़ देते हैं, बेसिकली समाकलन ये हो जाएगा। तो अभी हम समाकलन इसमें निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, डी बी बराबर से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो डीबी क्या हो जाएगा, ये तो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल बी, और ये क्या हो जाएगा, यहां से हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर निकाल लेते हैं, आई को भी बाहर निकाल लेते हैं, और आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल लेते हैं। बचा क्या है यहाँ पे, डीएल। तो डीएल का ये सब तो कांस्टेंट हो गया, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो डीएल मतलब ही क्या है, डीएल मतलब ही ये सर्कल का छोटा सा हिस्सा। ठीक है, तो ये जो पूरा तार है वो एक वृत्ताकार पथ में है, तो इस पूरे सर्कल का, इस पूरे वृत्ताकार पथ का कितना इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर ही आना है क्योंकि उसकी परिधि जो होगी। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, तो यहां हमको मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। होगा नहीं होगा, आर कैपिटल वाला ही आएगा। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2, और ये एक आर से आर। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर, म्यू नॉट आई
अपॉन 2r। ये हो गई आपकी चुंबकीय क्षेत्र किसमें, ये आ गया आपका चुंबकीय क्षेत्र किसी वृत्ताकार तार के कारण उसके केंद्र पे लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब दूसरा अनुप्रयोग इसका बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ध्यान से समझने वाला है। बाकी सारी चीजें सेम चलेगी, बट इसमें कुछ चीज हमें समझनी है। वृत्ताकार धारावाहक कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। अभी हमने किस पे किया था, सेंटर पे। अभी हम देखेंगे किसी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब आप देखो क्या किया है हमने, इसको हम ध्यान समझते हैं। एक वृत्ताकार धारावाहक कुंडली के अक्ष पर ये जो सर्कल है, ये है आपका वृत्ताकार धारावाहक कुंडली। अब ये कैसी है, माना इससे पहले हम जो देख रहे थे उसका फ्रंट व्यू था वो, ठीक है, ये फ्रंट व्यू था उसका। लेकिन अब हमने उस सर्कल को कैसा कर दिया है, उस कुंडली को कैसा कर दिया है, आड़ा। पहले कैसा था, इससे पहले वाले में सीधा, अब हमने उसको कर दिया है तिरछा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये टेढ़े में आपको दिख रहा है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सर्कल ही है, ठीक है, एक वृत्ताकार कुंडली ही है। ये ओवल शेप नहीं, ये वृत्ताकार कुंडली है। लेकिन अब ये फ्रंट से नहीं है, ये आपको साइड व्यू में दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके केंद्र से ये उसका अक्ष हो गया। ये क्या है, उसका अक्ष, ये इसका अक्ष, ये कुंडली हो गई। और अक्ष पर, ये इसके अक्ष पे एक बिंदु है P। इस P पर इस कुंडली के द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये अक्ष हो गया, इस अक्ष पे स्थित एक बिंदु P हो गया। ये आपकी वृत्ताकार कुंडली हो गई जो कि साइड से है। ठीक है, माना ये सर्कल है, मान लो मेरे हाथ को ऐसे था इससे पहले वाला, अब ये ऐसे हो गया है और ये इसका अक्ष है। ठीक है, इस अक्ष पे कोई एक बिंदु है P जिसपे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब ये क्या है, पिंक पिंक, तो मैंने यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक DL लिया, इस कुंडली का एक छोटा सा पोर्शन लिया DL, और यहां से भी लिया ये DL। ठीक है, तो इस DL से ये जो छोटा सा सर्कल का पोर्शन लिया, इससे इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है बायोट सावर्त नियम के अनुसार, और इसके कारण कितना आ रहा है वो हम निकालेंगे। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि ये जो DL है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र, माना इसको ये जो डिस्टेंस है आपकी, अगर मान लो ये आपका केंद्र है, इस सर्कल के केंद्र से ये P है, तो इसकी दूरी है मान लो R, स्मॉल r या x, सॉरी, ये है आपकी x। ठीक है, और ये यहां से यहां इसकी रेडियस कितनी है वो देख लेते हैं हम, वो भी कर देते हैं। इस सर्कल की जो रेडियस है वो मान लो कितनी है, R।
आर। ठीक है, तो ये डीएल से इस पी तक की दूरी कितनी होगी? सबसे पहले तो आप देखो एक्स और ये जो आर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? क्योंकि अक्ष से गया हुआ है ना, अक्ष से गया हुआ है, ये पॉइंट अक्ष पे है, तो जो आर है ना, वो लंबवत आएगा यहाँ पे। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा कैसे आएगा? लंबवत। तो ये 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा के मैं डीएल से पी तक की दूरी को निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं नाम दे सकता हूं स्मॉल आर बराबर से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम सिचुएशन इस केस में भी हो जाएगी। यहां से यहां तक भी अगर मैं इसको लेके यहां एंगल बनाऊंगा तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहां इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये डीएल और ये डीएल के कारण। अच्छा ये बताओ, ये डीएल और ये जो विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा हम देख रहे हैं, आर और डीएल के बीच में एंगल कितना होगा? आर और डीएल के बीच में, मैं डीएल और इसके बीच में नहीं पूछ रहा हूं, यहां आपको इतना विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन आप देखो यहां पे डीएल, ये डीएल ऐसा है। ठीक है, ये डीएल ऐसा है और ये जो गया यहां से वो इसके साथ ऐसे है, ऐसे। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो आप तो ये जो डीएल इसे, ये उस तरफ है। ठीक है, डीएल अंदर की ओर है ना ये, क्योंकि साइड व्यू देख रहे हो। तो डीएल मान लो ऐसा है, तो उसके ऊपर जो ये गया हुआ है ये ऐसे है। मान लो मेरे हाथ से बताऊं तो वो ऐसा है। तो डीएल माना इस पेन को देखो और इस हाथ के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये और डीएल के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। माना इस डीएल, मैं अगर इसको पेन को चेंज कर दूं, ये जो डीएल, आपके डीएल और इसके बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। ये आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि कैसे बन रहा है। आप ये नहीं सोचो कि यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है ना। यहाँ जो 90 डिग्री है ये इस आर और इस एक्स के बीच का 90 डिग्री है। यहाँ पे जो 90 डिग्री है वो डीएल और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसके बीच का एंगल है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, डीएल और इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे, इस तरीके से सारी चीजें सेट हो गई। अब हम निकालते हैं बायोट सावर्ट नियम के अनुसार। बायोट सावर्त के नियमानुसार, बायोट सावर्त का नियम क्या कहता है? dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हम एक डीएल के कारण इस पॉइंट पी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो सेम रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा कितना हो जाएगा? यहां दोनों के बीच का, इस डीएल और आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब ये आर, डीएल और आर के बीच का हो जाएगा आपका एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 क्या होता है? साइन 90 अपॉन आर की जगह क्या आ जाएगा? दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब यहां साइन 91 हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई डीएल अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया डीबी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, यहां क्या होगा, इस P पर कैसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक मिनट में पेन दूसरा ले लेता हूं। ठीक है, आप ये चीज देखो कि इसमें धारा, यहां पे भी धारा बह रही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये कनेक्टेड है इससे, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, और मान लो उसमें जो धारा है, धारा बह रही है आई यहां, और यहां पे भी आई। ठीक है, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। वो अभी मैं देख लेना, उसको समझ लेना। तो अब इसमें आपको देखना है कि धारा किस ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर है, तो बल किस ओर लगेगा, चुंबकीय बल किस ओर लगेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से इस तरफ हम लेके चलते हैं, तो धारा की दिशा इस ओर है। ठीक है, धारा की दिशा नीचे की ओर है, और जो आपका P है वो इस ओर है। धारा की दिशा इस ओर और P इस ओर, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र किस ओर लगेगा, बल किस ओर लगेगा, इस ओर, इसके परपेंडिकुलर। देखो, धारा नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर, सॉरी इस तरफ। तो इसको फॉलो करोगे तो दोनों के परपेंडिकुलर, ये धारा नीचे और ये इस ओर, तो इनके परपेंडिकुलर लगेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो कुछ इस ओर जाएगा। इसको कलर चेंज कर देते हैं। ये होगा कुछ इस ओर। ठीक है, और अब सेम इसी की तरफ से देखेंगे तो धारा की दिशा है ऊपर, धारा की दिशा है ऊपर, और आपका चुंबकीय क्षेत्र हमें देखना है इस ओर। ठीक है, तो जब ये ऊपर है और ये इस ओर है, तो इस कंडीशन में जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का बल रहेगा वो ऊपर की ओर, मतलब अंदर की ओर लगते हुए दिखेगा। ये इस ओर है, ठीक है, ये इस ओर है, तो किस ओर लगेगा, ये इस तरफ आपको लगते हुए दिखेगा। तो ये एग्जैक्टली इसको फॉलो करते हुए नहीं जाएगा, ये भी इस तरफ ऐसे जाएगा, थोड़ा सा कुछ ऐसे जाएगा। अब ये हो गया आपका डीबी, एक इस कारण से और एक इस कारण से। ये आपका डीबी है और ये भी आपका डीबी वेक्टर, डीबी वेक्टर। इसके हम घटक कर लेते हैं, घटक जरूरी है अब यहां पे। तो हमारा जो घटक रहेंगे, ये हमारा घटक, इसके लिए घटक ये रहेगा, और इसके लिए एक अच्छा, इसके लिए एक घटक इधर और एक घटक इधर। ठीक है, और ये हो गया इस डीबी के लिए, और इसके लिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसके लिए एक घटक होगा ये, और एक घटक होगा इस ओर। ठीक है, तो इसको नाम दे दे हम, ये है आपका डीबी कॉस थीटा, ये है आपका डीबी सॉरी कॉस थी, डीबी टीबी कॉस थीटा है, डीबी कॉस थीटा। ये वाला हो गया आपका डीबी साइन थीटा, और ये वाला भी हो गया आपका डीबी साइन थीटा। ठीक है, तो ये मैंने इसके घटक निकाल लिए, एक इसका और एक इसका। तो ये जो डीबी कॉस थीटा है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और जो फाइनल जो आपका यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस P पे हम देख रहे हैं, P कहाँ गया, P हट गया यहाँ से,
इस P पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे जो हम फाइनल चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे वो किस किस घटक के कारण होगा, वो इनके साइन थीटा के कारण होगा। ये देखो ये दोनों एक दूसरे में ऐड होंगे, मतलब कि जो इस पे चुंबकीय क्षेत्र लगने वाला है वो चुंबकीय क्षेत्र ये डीबी के साइन थीटा वाले कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, कि हम सारे साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स को जोड़ देंगे, माना उनका समाकलन कर देंगे तो हमें सारा का सारा मिल जाएगा, और डीबी कॉस थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट ही एक दूसरे को कैंसल कर देगा, है ना। आपको पता है ना कि ये एक दूसरे को अपोजिट जो होते हैं वो कैंसल कर देते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज हो गई। तो हमें अब क्या देखना है, ये डीबी साइन थीटा को हम इंटीग्रेट कर देते हैं पूरा का पूरा, तो इससे हमें मिल जाएगा फाइनल हमें जो आंसर चाहिए। तो हमने पहले क्या निकाल लिया था, हमने पहले निकाल लिया था डीएल के कारण इस पॉइंट पे कितना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है वो निकाल लिया था। लेकिन अब ओवरऑल हम पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे किस घटक को लेकर के, उसके सिर्फ डीबी साइन थीटा घटक को लेकर के। तो हम यहां लिखेंगे डीबी कॉस थीटा कैंसल हो जाएंगे, और P पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ डीबी साइन थीटा के द्वारा प्राप्त होगा। अतः हम क्या करेंगे, हमें निकालना है संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, तो ये बी कर देंगे हम, ये आ जाएगा आपका डीबी साइन थीटा। हम सिर्फ साइन थीटा वाले उसको ले रहे हैं, तो डीबी साइन थीटा, तो यहाँ पे डीबी की जगह में क्या लिख दूंगा, हमारे पास पहले से ही है इक्वेशन नंबर 1 से, तो वो हम लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब इसको छोड़ दो आगे, इसके आगे हम देखते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं। यहां पे क्या मिल रहा है हमें, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl, और अपॉन में क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl आर स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं अभी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल रहा था। अब यहां साइन थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा साइन थीटा, साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेलमस, तो हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे आप देखोगे लंब क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आर है कैपिटल, और आपका हाइपोटेन्यूस क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम बस ये कर देंगे, साइन थीटा की जगह लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई dl, साइन थीटा की जगह क्या आ जाए, ये अपॉन क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब इन सबको कर देते हैं और इसको बाहर निकाल देते हैं हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई आर अपॉन रूट, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1,
इसकी घात क्या है 1 और इसकी है 1/2, तो ये जुड़ करके कितने हो जाएंगे 1 + 1/2, 1 + 1/2 माना 3/2, तो ये कितना हो जाएगा r² + x² 3/2, ठीक है। रूट माना 1/2 है ना, 1/2 + 1 तो 3/2 हो गया। अब किसका, इसका इंटीग्रेशन किया हमने dl का, तो dl क्या है, dl तो 2π आ रही है ना, dl माना आपका जो सर्कल है पूरा का पूरा, वो सर्कल तो पूरा का पूरा 2π आ रहे, तो यहां पे हम कर देंगे μ0/4π डॉट I r अपॉन r² + x² 3/2, और ये हो जाएगा आपका 2π कैपिटल R। तो यहां पाई से पाई कैंसल, 2 से 4 कैंसल, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा आंसर, यहां मिलेगा आपको b बराबर से μ0/2 r² + x² 3/2 इंटू I, और ये r², IR², ठीक है। μ0 IR², तो थोड़ा अच्छे से और लिख देते हैं यहाँ पे, μ0 IR² अपॉन 2 r² + x² 3/2, ये आपको मिल गया किसके कारण, किसी अक्ष पर किसी कुंडली के कारण लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। μ0 IR² अपॉन 2r² + x² 3/2। अच्छा, यदि हम बात करें यदि x बराबर 0 हो, x बराबर 0 माना कि आपका जो ये P है, ये x डिस्टेंस 0 हो, तो P कहां आ जाएगा, केंद्र पे आ जाएगा, तो कितना आएगा, तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, x 0 हो जाएगा, तो B बराबर से क्या हो जाएगा μ0 IR² अपॉन 2, x² तो 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा r² 3/2, तो जब ऐसे होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा μ0 IR² अपॉन 2r³, तो ये r² से भी ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा फाइनल μ0 I अपॉन 2r, ये जबकि आपका केंद्र पर है, जब आपका एक वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। तो ये देखो, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, उसमें कितना आया था μ0 I अपॉन 2r, ये वही था जो केंद्र पे हमने किया था, तो वही आ गया आपका फाइनली। इसकी मदद से भी यही सारी चीजें हमने फाइंड आउट की, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे अभी समाप्त हो जाता है। तो इस रूल का यूज सर्कुलर कॉइल, स्ट्रेट वायर के चुंबकीय क्षेत्र को जानने के लिए होता है, और ये जो कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे डीप कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप क्विक एजुकेशन की एप्लीकेशन को आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और साथ ही साथ क्विक एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।